वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का सीरीज़। ये हमारा पहला पार्ट होगा। इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिक्स में लाइट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। लाइट चैप्टर का भी पार्ट 1 है, इस तरह से इसका भी 2-3 पार्ट मैं लाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर आनत है, इसका मतलब है कि 60 डिग्री पर झुका हुआ है, के बीच में खड़ा है, यानी एक व्यक्ति दो दर्पण के बीच में खड़ा है और जो दोनों दर्पण के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो उसे कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो उसे प्रतिबिंब दिखाई देगा 5। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। सबसे पहले जो जितना भी डिग्री दिया गया हो उसको 360 को उस डिग्री से, दिए गए डिग्री से डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री से 360 को डिवाइड करेंगे। तो 60 डिग्री से अगर 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो देख सकते हैं फार्मूला में 6 आ रहा है। अगर 6 जो कि इवन होता है, तो अगर इवन नंबर आता है तो उसमें से आपको 1 माइनस करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? 1 माइनस करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, जो कि इवन नंबर होगा। और उसके बाद उसमें से 1 क्या कर देना होगा? सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो इस तरह से आप 5 आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इमेज भी लगा रखा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस वह होता है जो, तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? जो किरणें एकत्रित करता है। ठीक है, किरणें क्या करता है? एकत्रित करता है। तो इसको आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है अभिसारी लेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो ये किरणें को क्या करता है? एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, यानी प्रकाश किस रंग का होगा, ये किस पर निर्भर करता है, उसकी किस प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है और आयाम क्या होता है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वेवलेंथ कहते हैं। और आयाम क्या होता है? तो जो वेव होता है, यानी जो तरंग होता है, उसके मीन पोजीशन से, यानी कि बीच से उसका क्रेस्ट, यानी कि जो सबसे ऊपरी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी कि एम्पलीट्यूड क्या हो गया? वेव के मीन पोजीशन से क्रेस्ट के बीच की दूरी को एम्पलीट्यूड कहेंगे, इसको आयाम कहते हैं हिंदी में। और वेवलेंथ क्या कहते हैं? दो क्रेस्टों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, इसको तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसे काम करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, तस्वीर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। जिस तरह से देखिए, वाटर का ड्रॉपलेट है, जिसमें ये जब लाइट इस पे पड़ रहा है तो ये लाइट को क्या कर दे रहा है? डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। यानी कि लाइट, जिस तरह का अवतल लेंस में प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो लाइट को क्या करता है? एक पॉइंट पे मीट नहीं करवाता, वो लाइट को क्या करता है? डिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि डाइवर्ज करता है। तो देख सकते हैं ये भी वाटर का जो ड्रॉपलेट है, ये भी क्या कर रहा है? लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। तो इसलिए इसका प्रॉपर्टी जो है अवतल लेंस से मैच करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है। तो मृग तृष्णा को हम लोग मिराज भी कहते हैं। तो मिराज किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। अब यहाँ पे बात आई है मृग तृष्णा की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है मृग तृष्णा की तस्वीर, यानी कि यहाँ पे डेजर्ट दिख रहा होगा और वहाँ पे आपको पानी नज़र आ रहा है, जो कि पानी रियल में है नहीं, बट वो नज़र आ रहा है, यही मृग तृष्णा है। अब यहाँ पे बात आई है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की तस्वीर, मैंने लगाई है यहाँ पे। कंडीशन इसके बारे में मैं बताता हूँ। पहला कंडीशन है कि रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाइट प्रवेश करना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं लाइट वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, जबकि वाटर आपको पता है कि वो सघन होता है और हवा क्या होता है? विरल होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले वाले कंडीशन में मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण को मैंने θ1 लिया है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण को मैंने θ2 लिया है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ दूसरे कंडीशन में कि θ1 को, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को, यानी आपतन कोण को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी कि अपवर्तन कोण है, वो भी बढ़ रहा है। एक कंडीशन ऐसा आ रहा है कि अपवर्तन, यानी अपवर्तन कोण, यानी अपवर्तित किरण जो है सेम मीडियम में आ जा रहा है, यानी कि ऐसा अपवर्तन हो रहा है कि दोनों सेम मीडियम, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है, दोनों सेम मीडियम में चला आ रहा है, यानी कि वाटर से वाटर में ही चला आ रहा है। तो इस तरह का कंडीशन कहलाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि ऐसा अपवर्तन जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम मीडियम हो, यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक ही मीडियम में आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं मृग तृष्णा। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल इसको कहते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस किस पे आधारित है? तो ये आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब यहाँ पे ऑप्शन में विवर्तन भी है, व्यतिकरण भी है, ध्रुवन भी है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। विवर्तन, विवर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश को छोटे छिद्र या किसी अवरोध पर डाला जाता है तो प्रकाश की तरंगें इस छोटी छिद्र पर मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रे ऑफ लाइट आ रहा है किसी सोर्स से, और वो देख सकते हैं एक स्लेट पे पड़ रहा है। स्लेट में क्या है? छोटे से छिद्र, उससे लाइट क्या हो रहा है? उससे लाइट जब प्रवेश कर रहा है तो ये क्या हो जा रहा है? फैल रहा है। तो यही है घटना विवर्तन की। यानी कि क्या विवर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश को छोटे छिद्र या किसी अवरोध पर डालते हैं तो प्रकाश की तरंगें छोटे छिद्र पर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। बट नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग जान लेते हैं। दूसरा ऑप्शन था व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्या होता है? इसको इंग्लिश में इंटरफेरेंस भी कहते हैं। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इसे व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंग एक ही माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो एक दूसरे से मीट कर लेती है अगर, तो उसे कहते हैं व्यतिकरण। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दो तरंग है और दोनों मिल गई तो ये सिंगल तरंग बन गई। तो जब दो तरंगें मिल जाती है आपस में तो उसी को कहते हैं व्यतिकरण। तो व्यतिकरण दो तरह से हो सकता है। अगर सेम डायरेक्शन मिले तो देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मिले तो उसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। तो ये देख सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में रिजल्टेंट जो होता है वो कुछ नहीं होता, जीरो हो जाता है। और जबकि कंस्ट्रक्टिव में जो रिजल्टेंट होता है देख सकते हैं वेवलेंथ या आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। यानी कि इसमें जो तरंग का जो पावर है वो बढ़ जाता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव में वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि अपोजिट होने की वजह से अब उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे ये दो टाइप मैंने लिख दिया है व्यतिकरण के प्रकार, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है अर्थात दोनों तरंगें शीर्ष और गति एक साथ पड़ते हैं तो तरंग का जो प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है और तीव्रता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। और विनाश यानी कि डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि तरंग के शीर्ष, एक तरंग का शीर्ष पड़ेगा और दूसरी तरंग का गर्त। तो इससे क्या होता है कि दोनों तरंग जो है एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देती है और इससे इसकी परिणामी जो तीव्रता होती है वो शून्य हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ऑप्शन ध्रुवन भी था, तो ध्रुवन के बारे में जान लेते हैं। ध्रुवन अनुप्रस्थ तरंग यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव होता है ना, उसका गुण है जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित है। ध्रुवीय तरंग में किसी सीमित रूप में ही दोलन होते हैं, ठीक है, किसी रूप में दोलन सीमित रूप में, जबकि अध्रुवीय तरंग में सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन होता है। तो गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंग यानी कि जो ध्वनि तरंग होता है वो ध्रुवन प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि प्रकाश ध्रुवन प्रदर्शित करता है। तो ध्वनि तरंग ध्रुवन प्रदर्शित क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनकी गति की दिशा और दोलन की दिशा एक ही होती है, जिसके वजह से जो ध्वनि होती है वो ध्रुवन प्रदर्शित नहीं करता है। जबकि प्रकाश जिसका तरंग अनुप्रस्थ होता है यानी ट्रांसवर्स होता है तो वो ध्रुवन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसमें गति की दिशा और दोलन की दिशा एक नहीं होती है। जबकि ध्वनि में गति की दिशा और दोलन की दिशा एक ही होती है, जिसकी वजह से वो ध्रुवन प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि प्रकाश ध्रुवन प्रदर्शित करता है। तो ये मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ध्रुवन कैसे कैसे होता है, उसको मैंने यहाँ पे लगाया तस्वीर। तो ये दो ध्रुवन है वो इलिप्टिकल ध्रुवन है, ये जो ध्रुवन है वो सर्कुलर ध्रुवन है, और ये लीनियर ध्रुवन है। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो ये रहा ध्रुवन के प्रकार, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये है समतल ध्रुवन, ये है दीर्घवृत्त ध्रुवन, और ये है वृत्त ध्रुवन। तो देख सकते हैं कैसा होता है। दीर्घवृत्त ध्रुवन कहने का मतलब हुआ वैसा ध्रुवन जैसे कि सन जिस पाथ में ऑर्बिट करता है तो उस पाथ को कहते हैं दीर्घवृत्त। तो उस तरह के ध्रुवन को क्या कहेंगे हम? दीर्घवृत्त ध्रुवन। और समतल ध्रुवन को आप देख सकते हैं, और वृत्त ध्रुवन को भी आप देख सकते हैं। वृत्त यानी कि पूरा कंप्लीट गोल होगा, ठीक है। तो ध्रुवन के प्रकार तीन प्रकार होते हैं, ध्रुवन तीन तरह से ध्रुवन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाए। कांच से वायु में जब जाएगा प्रकाश से किरण तभी जाकर के हो सकता है प्रकाश का परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है? तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, यानी आवृत्ति जो है बदलती नहीं है। तो बदलता क्या क्या है?
तो देख सकते हैं मैंने एक फोटो लगाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि वेव लेंथ बड़ा या छोटा हो सकता है, बट लेकिन जो आवृत्ति जितना हम भेजते हैं, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स जितना हम भेजते हैं वो कांस्टेंट होता है, वो नंबर ऑफ वेव्स कम नहीं हो सकता है या ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, यानी कि जो वेव की संख्या होती है, यानी आवृत्ति जो होती है वो समान होती रह जाती है, समान बनी रहती है, जबकि वेव लेंथ बढ़ सकती है या घट भी सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नवा क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरा का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग जो भी वस्तु देखते हैं तो उसका इमेज रेटिना पर ही बनता है, तो कैमरा में वो इमेज कहाँ बनता है, तो कैमरा में वो इमेज बनता है फिल्म पे। तो ये मैंने फिल्म की तस्वीर लगा सकते, जिसको हम लोग रील भी कहते हैं। तो ये पहले के ज़माने में यूज होता था, अब तो रील का प्रयोग नहीं होता है, तो फिलहाल इसका वही फिल्म ही नाम दिया गया है। तो हमारा जो रेटिना है और जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसमें फिल्म, दोनों सेम काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, कैमरा में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो कैमरे में जो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो ये रही कैमरे में उत्तल लेंस की तस्वीर, देख सकते हैं इसका बीच वाला पार्ट उभरा है और साइड साइड से क्या है, धंसा हुआ है। तो उत्तल लेंस जिसके बारे में आप लोग को पता होगा कि उसका बीच पार्ट जो होता है उभरा होता है और साइड से क्या होता है, चपटा होता है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाइट चैप्टर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।